आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी की कक्षा 5 का पाठ 18 चुनौती हिमालय की उसका कार्यपत्र करेंगे, जिसमें क्रिया विशेषण को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। चलिए शुरू करते हैं। चुनौती हिमालय की जो एक यात्रा वर्णन है, उसमें से उस पाठ से आपको कुछ वाक्यों के क्रिया विशेषण शब्द छांटने हैं। पहला है हिरण तेज भागता है। पहले चलिए बात करते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। बच्चों, क्रिया विशेषण जिसे इंग्लिश में एडवर्ब भी कहा जाता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। क्रिया विशेषण, क्रिया होती है काम वाले शब्द, विशेषण होते हैं जो किसी चीज की विशेषता बताता है। तो यानी वे शब्द जो काम वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे क्रिया यानी काम, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, ये सब। अगर मैं कह दूं काम तेज हुआ है, ठीक है, मैं तेज भागा, भागना एक काम है, और तेज भागा, तो तेज शब्द क्रिया विशेषण है। चलिए, ये क्रिया के जो होने का तरीका बताता है, स्थान बताता है, समय या परिमाण, परिमाण यानी कि क्वांटिटी बताता है। और ये हमारे जो शब्द हैं ये वाक्य में क्रिया से पहले आते हैं। ठीक है, इसके 4 प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के। मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल होता है बेटा समय, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना। तो जो टाइम को बताएगा, क्रिया के होने के समय का बोध कराएगा, वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि आज, कल, अभी, रोज, सदा, प्रतिदिन। एग्जाम्पल देखते हैं। वह कल आएगा, इसमें क्रिया क्या है, काम वाला शब्द क्या है, आना। और कब आएगा, कल। तो कल शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आपको नाम से पता चल रहा है, उन वे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो किसी स्थान का बोध कराएंगे या दिशा का बोध कराएंगे, वो स्थानवाचक होते हैं। जैसे बच्चे ऊपर खेलते हैं, इसमें इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, खेलना। ठीक है, और कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, ऊपर, तो ऊपर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक होता है जो किसी चीज की क्वांटिटी, मात्रा बताता है। तो यह क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। परिणाम होता है रिजल्ट, परिमाण होता है क्वांटिटी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब अगर हम कहते हैं हमें कम बोलना चाहिए, क्रिया है बोलना, ठीक है, काम वाला शब्द है बोलना। और कितना बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, तो कम शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यानी क्रिया की विशेषता बता दी कि कम बोलना चाहिए, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक होता है जो किसी चीज के होने के तरीके या ढंग की बात करता है। मैनर, कि हमें कोई काम कैसे करना है, जैसे धीरे धीरे, तेज, अचानक, ध्यानपूर्वक या शांति से। अगर मैं कहती हूँ कि वह तेज दौड़ता है, तो काम वाला शब्द क्या है, क्रिया क्या है, दौड़ना। कैसे दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ रहा है। ठीक है, किस तरीके से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगर आपको नहीं समझ आएगा, इसको दोबारा से 1-2 बार आप देखो, आपको अपने आपसे क्वेश्चंस पूछो, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटिए। हिरण तेज भागता है। भागना क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है, कैसे भाग रहा है, तेज भाग रहा है, तो क्रिया विशेषण शब्द कौन सा हुआ, तेज। रवि अभी अभी आया है, आया है क्रिया है, कब आया, अभी अभी आया, तो अभी अभी क्रिया विशेषण है। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, उड़ना क्रिया है, और उसकी विशेषता यह है कि वो ऊपर उड़ रहा है, तो ऊपर क्रिया विशेषण शब्द है। बच्चे अंदर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, अंदर, तो अंदर शब्द क्रिया विशेषण है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित वाक्यों के आगे क्रिया विशेषण शब्द एवं उसके प्रकार लिखो। आपको शब्द भी ढूंढना है और ये भी बताना है कि कौन सा प्रकार है। हमने अभी पीछे 4 प्रकार किए थे, उन्हीं में से आपको बताना है। चूहा इधर उधर दौड़ रहा है। अब देखो, पहले हम इसमें सबसे पहले आपको क्रिया ढूंढनी है, यानी काम वाला शब्द ढूंढना है। चूहा इधर उधर दौड़ रहा है, तो इसमें काम वाला शब्द है दौड़ना, क्रिया है दौड़ना। और किधर दौड़ रहा है, इधर उधर, यानी किसी जगह का बोध कर रहा है, स्थान का बोध करा रहा है, तो इसमें इधर उधर शब्द क्रिया विशेषण है और यह स्थानवाचक है। बाएं दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। किधर देखकर सड़क पार करनी चाहिए, दाएं बाएं, फिर से स्थान बता रहा है, तो दाएं बाएं स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
आराध्या प्रतिदिन खेलती है। आराध्या प्रतिदिन खेलती है, प्रतिदिन रोजाना, यह उसका समय बता रहा है कि रोज ही खेलती है। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, उसका तरीका बता रहा है कि सही कर रहे हो, काम आप जो करते हो ठीक करते हो, तो बिल्कुल सही इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मिठाई कम खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, क्वांटिटी बता रहा है ना, खाना क्रिया है, कितना खाना है, कम, मिठाई कम खानी है तो कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। परसों मुझे जयपुर जाना है, जाना तो है, कब जाना है, परसों, तो टाइम बता दिया, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे और एग्जाम्स में भी ये आने के पूरे चांस रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 कहता है आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो हमने अभी सीखा था, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें क्या डैश क्रिया विशेषण कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए। अब देखो, होने का समय बता रहे हैं तो क्या रीतिवाचक बोलेंगे, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक। अब समय बता रहे हैं तो समय हमेशा कालवाचक बताएगा, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, बिल्कुल 4 प्रकार के। लट्टू इधर उधर घूम रहा है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। अब देखो, पहले क्रिया ढूंढो, घूमना, ठीक है, और किधर घूम रहा है, इधर उधर, यानी जगह बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब आता है विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्यों को पुनः लिखिए। देखो, क्रिया विशेषण मैं उम्मीद करती हूँ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं बच्चों, विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो वाक्य को स्पष्ट, सही, अर्थपूर्ण और पढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। ये बोलते समय आने वाले ठहराव को लिखित रूप में दिखाते हैं। अब हम जैसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, नॉर्मल वाक्य है, तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। कहीं पर हमें कुछ रुकना है तो अल्प विराम यानी कोमा लगा देते हैं, है ना। तो ये होते हैं हमारे विराम चिन्ह। तो आपको क्या करना है, जो वाक्य दिए गए हैं उनको दोबारा से लिखना है। बस तब तो ज़रूर चलेंगे, बस के बाद वो थोड़ा सा रुके हैं तो बस के बाद कोमा आएगा, बस तब तो ज़रूर चलेंगे। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ, इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा, भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ। अब हम इसमें जब विराम चिन्ह लगाएंगे तो ये एक अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ, ठीक है, पूर्ण विराम। शाब चोट तो नहीं आई, अब शाब के बाद वो रुक रहा है, शाब चोट तो नहीं आई, और पूछ भी रहा है, तो शाब के बाद कोमा, और चोट तो नहीं आई, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। घबराना मत जवाहर, तो वो बता रहा है कि घबराना मत जवाहर, ऐसे बोल रहा था वो, तो घबराना मत कोमा जवाहर। उसका भाई कह रहा था घबराना मत जवाहर, ठीक है, और पूर्ण विराम। अब प्रश्न नंबर 5 है, ये तो आप कई बार कर चुके हैं, परफेक्ट हो गए होंगे और ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों-त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। बच्चों, आपने ये गद्यांश पुस्तक से भी पढ़ा था, ठीक है। अब आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको इसी में से ढूंढकर उत्तर लिखना है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है, और ये 5 नंबर का ज़रूर आता है। ऊपर चढ़ने के क्रम में कौन सी परेशानी बढ़ती जा रही थी। तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे तो सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही थी। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते एक कुली को क्या हुआ। तो पहली लाइन में ही अंतिम में देखें, एक कुली की नाक से खून बहने लगा। नेहरू जी को ऊपर चढ़ते समय कैसा आभास हो रहा था। उन्हें कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। बच्चों, मेरे हिसाब से इसमें प्रश्न पूछा गया नेहरू जी को। देखो, हमारे पूरे गद्यांश में कहीं पर भी नेहरू शब्द नहीं लिखा है, तो ये शायद
त्रुटि है, एक कमी है, गलती है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में पूछा जाएगा जवाहरलाल को ऊपर चढ़ते समय कैसा आभास हो रहा था, ठीक है, क्योंकि नेहरू हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका नाम जवाहरलाल है, नेहरू हमारे पाठ में कहीं पर भी नहीं लिया गया, तो हम अपने आप से इसको नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर आएगा कि जवाहरलाल को ऊपर चढ़ते समय कैसा आभास हो रहा था, उन्हें कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। अंतिम प्रश्न है, चर्चा कीजिए कि पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय गद्यांश में बताई हुई दिक्कतें क्यों होती हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या चुनौती आती हैं, क्यों आती हैं, क्योंकि पहाड़ों पर ऊंचाई अधिक होती है और जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है, और रास्ते कठिन होते हैं, इसलिए सांस लेने में परेशानी, थकान और चक्कर जैसी दिक्कतें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसका अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से करें और अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।